चेतावनी देता है कि गुप्त लोक में प्राचीन और खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही 3 दिन बाद यह स्थान अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए सभी समय का ध्यान रखें। जो हु चमकते हुए भंवर में प्रवेश करता है उसी समय सिस्टम मिशन पूरा होने की पुष्टि करता है और उसे इनाम दे देता है। गुप्त लोक के अंदर वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वह तुरंत एक शक्तिशाली औषधि खा लेता है, जिससे उसकी शक्ति अस्थायी रूप से ट्रू मार्शल रियल्म तक पहुंच जाती है। गुफा में आगे बढ़ते ही उसके सामने एक विशाल अग्निमय सिंह जैसा जादुई दैत्य आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। झोहू बिल्कुल नहीं घबराता। वह अपनी काली ऊर्जा का उपयोग करके दैत्य की आग को आसानी से रोक देता है और तुरंत पलटवार करता है। आगे बढ़ते हुए झोहू एक रोशनी से भरे कक्ष में पहुंचता है, जहां हुआ मेगुई दुर्लभ आध्यात्मिक पौधों के पास खड़ी होती है। हुआ मेगुई पौधों को अपने हाथों से ढकते हुए घबराकर कहती है कि यह खजाना उसने पहले खोजा था। झोहू ठंडे स्वर में कहता है कि जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाती है वह उसी की हो जाती है। वह उसे चेतावनी देता है कि या तो खजाना सौंप दे या फिर यही मरने के लिए तैयार हो जाए। डरी हुई हुआ मेगुई बताती है कि वह सिटी लॉर्ड मू लाओ की पोती है, लेकिन झोहू उसकी चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उस दुर्लभ चमकते हुए शियानशी पौधे को तोड़ लेता है। झो शियोंग अपने हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर लेकर जंगल में किसी से बात कर रहा होता है। बात खत्म होते ही वह उड़कर पहाड़ों की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर लाल कपड़ों वाली लड़की गुस्से में पैर पटकने लगती है। उड़ते उड़ते झो शियोंग को अचानक एक रहस्यमयी शक्ति महसूस होती है, जो उसे किसी खास जगह की ओर खींच रही होती है। उसी समय एक युवा तलवारबाज हाथ में मशाल लेकर अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है, जहाँ चारों तरफ हरे चमकते क्रिस्टल लगे होते हैं। तभी एक नीली आत्मा उसके सामने प्रकट होकर बताती है कि इस जगह से जुड़ी उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं। दूसरी तरफ झो शियोंग भी एक लाल रोशनी से चमकती गुफा में पहुंचकर दीवारों पर बने रहस्यमयी निशानों को ध्यान से देखने लगता है। आगे बढ़ते हुए युवा तलवारबाज एक गुप्त कक्ष में पहुंचता है, जहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी होती है। नीली आत्मा उसे मूर्ति का हाथ घुमाने के लिए कहती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। इधर झो शियोंग एक ऊंची चट्टान पर पहुंचकर काली ऊर्जा इकट्ठा करता है और बिना किसी डर के गहरी ज्वालामुखी जैसी खाई में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ युवा तलवारबाज एक शक्तिशाली कवचधारी योद्धा से मिलता है, जो सिंहासन पर बैठा होता है। वह उसकी पहचान और स्वॉर्ड गॉड से उसके संबंध के बारे में पूछता है। युवा तलवारबाज सम्मान के साथ जवाब देता है। यह सुनकर योद्धा हंस पड़ता है और बताता है कि वह पिछले 2000 सालों से बुराई को दबाने का काम कर रहा है। अब समय आ गया है कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक उसे सौंप दे। इतना कहकर योद्धा अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है और उसके चारों ओर भयानक दैत्यिक आभा फैल जाती है। उसी समय झो शियोंग एक दूसरी गुफा में पहुंचता है, जहां भारी जंजीरों से बंधा एक विशाल लाल दानव कैद होता है। दानव झो शियोंग को लालच देते हुए कहता है कि अगर वह उसे आज़ाद कर दे तो बदले में उसकी हर इच्छा पूरी करेगा और उसकी साधना तुरंत कई गुना बढ़ा देगा। झो शियोंग उससे पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। तब दानव एक चमकता हुआ लाल मोती निकालकर दिखाता है और कहता है कि इससे साधना की गति 5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन झो शियोंग पहले अपने सिस्टम गाइड से पूछता है कि क्या दानव उसकी देह पर कब्जा कर सकता है। गाइड साफ कहता है कि कोई भी उसकी देह पर अधिकार नहीं कर सकता, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर झो शियोंग दानव से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। दानव बताता है कि बाईं तरफ तीसरी लोहे की जंजीर पर लगा ताबीज हटाना होगा। झो शियोंग पहले इनाम मांगता है, इसलिए दानव लाल मोती उसे दे देता है। मोती को देखते ही झो शियोंग समझ जाता है कि उसके अंदर भयानक हत्या की इच्छा और अनगिनत आत्माएं कैद हैं, जो किसी भी सामान्य इंसान को पागल बना सकती हैं। लेकिन झो शियोंग चालाकी दिखाते हुए दानव की शक्ति का स्रोत ही नष्ट कर देता है। यह देखकर दानव हैरान और गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका मोती से संबंध टूट चुका होता है। इसके बावजूद वह झो शियोंग को ताबीज हटाने का आदेश देता है। झो शियोंग आखिरी मुहर भी तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी शक्ति उसी के खिलाफ हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगता है। जबकि झो शियोंग शांत खड़ा सब कुछ देखता रहता है। तभी सिस्टम की तरफ से सूचना आती है कि झो शियोंग ने असुर दानव को निगलकर एक छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया है और इनाम के रूप में उसे 2 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ युवा तलवारबाज अपनी तलवार से पत्थर की दीवार तोड़ देता है। नीली आत्मा उसे याद दिलाती है कि उसका स्वॉर्ड गॉड से गहरा संबंध है। तभी अचानक पूरी गुफा कांप उठती है और तेज बैंगनी रोशनी पूरे रास्ते में फैल जाती है। युवा तलवारबाज हिल भी नहीं पाता। एक जादुई गठन उसे कैद कर लेता है और वह दर्द से चीखने लगता है। तभी उसके गुरु की आवाज़ गूंजती है, जो उसे हार न मानने और लड़ने के लिए प्रेरित करती है।
आखिर में वह घायल अवस्था में जमीन पर गिरकर झोउ शियोंग से बदला लेने की कसम खाता है। उसी समय मुलाव और अलग अलग संप्रदायों के नेता बाहर खड़े होकर उस युवा तलवारबाज के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वह डरकर छिप गया है, जबकि दूसरे कहते हैं कि बाहर निकलने का द्वार पास ही है और वह जल्द ही दिखाई देगा। तभी हरे वस्त्र पहने एक महिला नेता कहती है कि उसका संप्रदाय इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा और वहां से चली जाती है। एक बुजुर्ग उसे मार देने की सलाह देता है ताकि कोई राजा बाहर न जाए, लेकिन दूसरा बुजुर्ग कहता है कि मुतिरा को लाओ, ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसी बीच अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और झोउ शियोंग उनके ऊपर प्रकट हो जाता है। वह उनकी साजिश का मजाक उड़ाता है। सभी बुजुर्ग उसकी साधना देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे महान स्तर पर पहुंच चुका होता है जहां इंसान लगभग अमर हो जाता है। झोउ शियोंग जमीन पर उतरकर सबके सामने एक भयानक शर्त रखता है कि यहाँ से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा निकलेंगे। सबसे बड़ा बुजुर्ग सबको मिलकर लड़ने के लिए कहता है, लेकिन डर के कारण सभी एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। जादुई शक्तियाँ भिड़ने लगती हैं और सभी एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने लगते हैं। झोउ शियोंग दूर खड़ा मुस्कुराते हुए यह पूरा तमाशा देखता रहता है। कुछ ही देर में जमीन लाशों से भर जाती है और झोउ शियोंग आराम से आगे बढ़कर अपनी जीत हासिल कर लेता है। बचे हुए बुजुर्गों में से एक दया की भीख मांगता है और वादा करता है कि उसका पूरा संप्रदाय झोउ शियोंग की सेवा करेगा, लेकिन झोउ शियोंग पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। तभी मुलाव आगे आकर झोउ शियोंग को इतनी बड़ी शक्ति हासिल करने पर बधाई देता है और अपनी वफादारी जताता है। झोउ शियोंग उससे पूछता है कि वह कितने वर्षों से इस शहर का सिटी लॉर्ड है। मुलाव बताता है कि साधना में सफलता मिलने के बाद उसने 500 साल पहले इस शहर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद झोउ शियोंग पूरे शहर पर अपना अधिकार मांगता है। मुलाव पहले गुस्से में आ जाता है, लेकिन झोउ शियोंग का भयानक दबाव महसूस करते ही मजबूर होकर झुक जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर झोउ शियोंग उसे आदेश देता है कि हारे हुए सभी संप्रदायों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाए और कोई भी जीवित न बचे। उधर शहर के बाहर खतरे का अलार्म बज उठता है। बड़ी संख्या में सैनिक शहर से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जल्द ही सबको पता चलता है कि पूरी सेना लान्यू संप्रदाय की ओर बढ़ रही है और एक बड़ा नरसंहार होने वाला है। लान्यू संप्रदाय का नेता सेना को रोककर पूछता है कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई है। तब सेना का सेनापति साफ कह देता है कि मुसाओ के आदेश पर आज लान्यू संप्रदाय का पूरी तरह अंत कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही सभी सैनिक हमला बोल देते हैं और भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद 2 साधक शांत माहौल में चलते हुए शहर में हुए अचानक राजनीतिक बदलाव और झोउ शियोंग की बढ़ती ताकत के बारे में आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मुलाव एक सराय के अंदर परेशान बैठे कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तभी चौड़ी बांस की टोपी पहने एक आदमी हैरानी से उसकी बात सुनता है। उसी दौरान काले शानदार वस्त्र पहने झोउ शियोंग वहां पहुंचता है और शांत मुस्कान के साथ बातचीत में शामिल हो जाता है। सराय में मौजूद गांव के लोग भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। टोपी वाला आदमी झोउ शियोंग से बात करता रहता है। फिर लोग एक सूचना पट्ट के सामने इकट्ठा दिखाई देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि मुलाव अब आधिकारिक रूप से डेमन सेक्ट का साथ दे रहा है। यह खबर सुनकर एक बूढ़ी महिला दुखी और चिंतित हो जाती है। उसके हाथ से सब्जियों की टोकरी जमीन पर गिर जाती है। शहर की गलियों में लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी एक विशाल बाज आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा संदेश पात्र लेकर निकल जाता है। अगले दिन कुछ गांव वाले फिर उसी सूचना पट्ट को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उदास होकर सिर झुका लेता है। दूसरी तरफ एक युवा शासक अपने महल में बैठकर एक स्क्रॉल पढ़ता है और काफी तनाव में दिखाई देता है। इसके बाद प्राचीन शहर की व्यस्त गलियां दिखाई जाती हैं, जहां घोड़े, बैलगाड़ियां और लोगों की भारी भीड़ मौजूद होती है। ऊपर से पूरा विशाल शहर भी दिखाया जाता है। इसके बाद एक भव्य सभा कक्ष में लंबी सफेद दाढ़ी वाले लिंग यूनचे सभी संप्रदायों के नेताओं और बुजुर्गों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। सभी लोग गंभीरता से मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी सफेद और नीले वस्त्र पहने युवा साधक शांगवान यून खड़े होकर अपनी बात रखना शुरू करता है। लिंग यूनचे उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर लिंग यूनचे सीधे उसी से सवाल करते हैं। शांगवान यून कुछ देर सोच में पड़ जाता है और जवाब देने से पहले गंभीर हो जाता है। इसके बाद सभा का पूरा दृश्य दिखाया जाता है। शांगवान यून आगे बढ़कर अपना सुझाव देता है। फिर दृश्य पहाड़ों के बीच बने सुंदर आंगन में पहुंच जाता है, जहां कई युवा शिष्य तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। वहीं जियानजोंग की एक युवा शिष्या अपने पिता यान छिंग की तरफ चिंता से देखती है। यान छिंग उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाते हैं। फिर दोनों सुंदर बादलों से ढके पहाड़ों को देखते हुए बातचीत करते हैं। यान छिंग अपनी बेटी को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं और वह ध्यान से उनकी हर बात सुनती रहती है। अचानक पहाड़ों में एक विशाल प्राचीन घंटी बज उठती है। शांगवान यून और बाकी सभी शिष्य हैरानी से ऊपर देखते हैं। पहाड़ की सफेद सीढ़ियों पर तेज रोशनी फैल जाती है।
कई शिष्य अपनी आंखें ढक लेते हैं क्योंकि रोशनी बेहद तेज होती है। तभी एक गाल पर निशान वाला शिष्य आसमान की तरफ देखकर चौंक जाता है। एक मोटा शिष्य घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जबकि दूसरा शिष्य आसमान की ओर इशारा करता है। अगले ही पल शांगवान युन, लिंग युनचे और बाकी सभी बुजुर्ग आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरते दिखाई देते हैं। सभी शिष्य और बुजुर्ग सम्मान से झुक जाते हैं। तभी लंबे काले बालों वाला झोउ क्योंग पहाड़ों की तरफ पीठ किए खड़ा दिखाई देता है। सभी शिष्य उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर झोउ क्योंग मुड़कर मुस्कुराता है और शांगवान युन से बात करने लगता है। यह देखकर कई युवा शिष्याएं आपस में उसकी तारीफ करने लगती हैं। बाकी शिष्य भी उत्साह से बातें करने लगते हैं। एक युवा शिष्य तो खुशी से मुस्कुरा उठता है। इसके बाद झोउ क्योंग और शांगवान युन साथ साथ पहाड़ी आंगन में चलते हुए बातचीत करते हैं। झोउ क्योंग आसपास के माहौल की तारीफ करता है। दोनों फिर सभा कक्ष में पहुंचते हैं। झोउ क्योंग अधिकार भरे अंदाज में अपनी बात रखता है। तभी यानचिंग आगे बढ़कर उसका विरोध करते हैं। झोउ क्योंग उनके गुस्से पर हल्की मुस्कान देता है। माहौल बिगड़ता देख शांगवान युन आगे आता है और झोउ क्योंग को सम्मानपूर्वक प्रणाम करके मामला शांत करने की कोशिश करता है। झोउ क्योंग बिना गुस्सा किए मुस्कुराता रहता है। शांगवान युन लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। आखिर में झोउ क्योंग अपनी अंतिम शर्तें बताकर वहां से निकल जाता है। सभा में बैठे सभी बुजुर्ग उसे जाते हुए देखते रहते हैं। किसी के चेहरे पर राहत होती है तो किसी के चेहरे पर चिंता। झोउ क्योंग के जाने के बाद शिष्य भविष्य को लेकर चर्चा करने लगते हैं। देखते ही देखते बहस तेज हो जाती है। एक शिष्य जोरदार विरोध करता है, जबकि बाकी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक बहस चलती रहती है। इसके बाद दृश्य डेमन सेक्ट के भूमिगत महल में पहुंचता है। वहां बाई हुफा झोउ क्योंग के सामने खड़ा होकर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। झोउ क्योंग सिंहासन पर बैठा एक चमकती ऊर्जा की गेंद हाथ में लिए उसकी बातें ध्यान से सुनता है। रिपोर्ट पूरी होने पर बाई हुफा झुककर प्रणाम करता है। फिर डेमन सेक्ट का एक और सदस्य आगे आकर सेक्ट के विस्तार, संसाधनों और आसपास के इलाकों की पूरी जानकारी देता है। झोउ क्योंग उसकी बातें सुनकर संतुष्ट दिखाई देता है। इसके बाद झोउ क्योंग अपनी बड़ी योजना सबके सामने रखता है। सभी अधीनस्थ उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनते हैं। आखिर में वह आने वाले अभियानों की तैयारी का आदेश देता है और सभी जोर से अपनी वफादारी जताते हुए झुक जाते हैं। तभी झोउ क्योंग के सामने सिस्टम का नीला इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें सेक्ट डोमिनेशन मिशन दिखाई देता है। वह मिशन और उसके इनामों को ध्यान से पढ़ता है और उसे स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह अपने सिस्टम पॉइंट से लकी ड्रॉ शुरू करता है और सिस्टम इनाम देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बाई हुफा एक रहस्यमयी आड़ू के बगीचे में पहुंचता है, जहां मुलाओ आध्यात्मिक फलों की रखवाली कर रहा होता है। बाई हुफा सम्मान के साथ बताता है कि वह सेक्ट मास्टर के आदेश पर यह फल लेने आया है। मुलाओ उसकी बात सुनता है। बाई हुफा कहता है कि मौजूदा फल पूरे सेक्ट के लिए काफ़ी नहीं है। तब मुलाओ बताता है कि इतने दुर्लभ फलों को उगाना बेहद कठिन है। बाई हुफा झोउ क्योंग का नाम लेकर और फल मांगता है। मजबूर होकर मुलाओ अपनी शक्ति से पेड़ों पर बचे सभी आध्यात्मिक आड़ुओं को तोड़कर एक टोकरी में इकट्ठा कर देता है। फिर वह टोकरी बाई हुफा को देते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर के सामने उसकी अच्छी बात जरूर करना। इसके बाद फिर डेमन सेक्ट की सभा दिखाई जाती है, जहां तियानबू लीडर, दीबू लीडर और बाकी अधिकारी अपनी सेना और साधना की प्रगति की रिपोर्ट झोउ क्योंग को देते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद झोउ क्योंग पूरे क्षेत्र की गहराई से जांच करने का आदेश देता है। फिर वह खड़ा होकर घोषणा करता है कि बहुत जल्द पूरा इलाका डेमन सेक्ट के अधीन होगा। यह सुनकर सभी नेता खुशी से उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद झोउ क्योंग फिर सिस्टम खोलता है और अपने बचे हुए पॉइंट्स देखने के बाद सिस्टम स्टोर में जाता है। वहां उसे गोंगफामो नाम की एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली तकनीक दिखाई देती है। वह उसकी पूरी जानकारी पढ़ता है और समझ जाता है कि यह तकनीक कितनी अनमोल है। फिर वह सिस्टम से उसकी साधना की शर्तों और अलग अलग स्तरों के बारे में पूछता है। सिस्टम हर स्तर की कीमत बताता है। कुछ देर सोचने के बाद झोउ क्योंग पहला स्तर खरीद लेता है। तकनीक खरीदते ही उसके अंदर काली ऊर्जा भरने लगती है। वह उस तकनीक का ज्ञान अपने भीतर समाहित कर लेता है और साधना शुरू कर देता है। चारों ओर भयानक ऊर्जा फैल जाती है और आखिरकार वह अपनी शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे सारी ऊर्जा शांत हो जाती है। झोउ क्योंग अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि पिछले 2 सालों में उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तभी बाई हुफा फिर से आकर रिपोर्ट देता है कि पिछले 2 वर्षों में पूरे डेमन सेक्ट की ताकत बहुत बढ़ चुकी है और कई सदस्य नई साधना की सीमाएं पार कर चुके हैं। यह सुनकर झोउ क्योंग मुस्कुराता है और कहता है कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। अब समय आ गया है कि वे अपना विस्तार और तेज करें। इसके बाद झोउ क्योंग बाई हुफा को आदेश देता है कि तियानहाई शहर में आखिरी चेतावनी भेज दी जाए। अगर 3 दिनों के भीतर तियानहाई शहर डेमन सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसका पूरी तरह विनाश कर दिया जाएगा। उधर तियानहाई शहर के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार बेफिक्र होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं।
वे पुराने दिनों और शहर की शांति को याद कर रहे होते हैं। शहर में लोग सामान्य रूप से आ जा रहे होते हैं और माहौल बिल्कुल शांत दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक हवा में एक गहरे लाल रंग का रहस्यमयी लिफाफा उनके सामने आकर तैरने लगता है। दोनों पहरेदार हैरान रह जाते हैं और उनमें से एक डरते डरते उस लिफाफे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। शहर की ऊंची दीवार पर खड़ा एक जनरल लाल रंग का छोटा संदेश ध्यान से पढ़ रहा होता है। तभी दृश्य नीचे व्यस्त बाजार में पहुंचता है, जहां कई नगरवासी, जिनमें एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी भी शामिल होता है, पत्थर की दीवार में धंसी हुई तलवार को देखकर हैरानी से चर्चा कर रहे होते हैं। लोगों की भीड़ लगातार उस घटना पर बातें करती रहती है। एक बुजुर्ग महिला भी वहां मौजूद होती है। तभी कोई दूर सड़क की ओर इशारा करता है। उसी समय एक सैनिक तेजी से शहर के महल की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में वही लाल संदेश होता है। महल के अंदर लंबे खंभों वाले गलियारे में एक अधिकारी किताब पढ़ रहा होता है। दौड़ता हुआ सैनिक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर लाल संदेश उसे सौंप देता है। संदेश पढ़ते ही अधिकारी गुस्से से भर जाता है और कहता है कि यह बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसके बाद दृश्य होंगा परिवार के भव्य महल में पहुंचता है, जहां परिवार का मुखिया होंगा ताके ड्याओ अपने हिसाब किताब की किताब देख रहा होता है। वह चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहा होता है कि अपने परिवार का व्यापार और कैसे बढ़ाया जाए। तभी अधिकारी वहां पहुंचकर लाल संदेश उसे देता है। होंग ड्याओ जैसे ही पत्र पढ़ता है और देखता है कि उसमें उसके पूरे परिवार से आत्मसमर्पण की मांग की गई है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में वह जोर से मेज पर हाथ मारता है, जिससे मेज टूट जाती है और चाय के प्याले बिखर जाते हैं। वह तुरंत आदेश देता है कि परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों की सभा बुलाई जाए। कुछ ही देर में सभी वरिष्ठ सदस्य सभा कक्ष में इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी जरूरी बैठक क्यों बुलाई गई है। होंग ड्याओ लाल संदेश सबके सामने रखता है। संदेश पढ़ते ही एक बुजुर्ग नेता गुस्से से मेज पर हाथ मारता है और कहता है कि दुश्मन पूरी तरह पागल हो चुका है। बाकी सभी बुजुर्ग भी दुश्मन का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना होता है कि चाहे सामने वाला किसी को भी साथ ले आए, वह उनके पूर्वजों की ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। पूरा सभा कक्ष गुस्से से भर उठता है और सभी इस अपमान का बदला लेने की कसम खाते हैं। उधर शाम के समय शहर के चौक में कुछ लोग चाय पीते हुए धीमी आवाज में चर्चा कर रहे होते हैं। सभी के बीच यह खबर फैल चुकी होती है कि डेमन सेक्ट ने आधिकारिक रूप से शहर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। तभी एक बुजुर्ग महिला भी बातचीत में शामिल होकर बताती है कि अफवाह है, अगर होंग परिवार ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो पूरा शहर खत्म कर दिया जाएगा या फिर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कुछ लोग इन अफवाहों पर यकीन करते हैं, जबकि कुछ को शक होता है। तभी कोई कहता है कि डेमन सेक्ट का मुखिया खुद शहर पर कब्जा करने आने वाला है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी सभी को समझाता है कि होंग परिवार हजारों सालों से इस शहर पर राज कर रहा है, इसलिए कोई नया संप्रदाय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर बाकी लोग भी सहमत हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक वीरान पहाड़ी इलाके में आसमान में तैरते हुए काले महल के नीचे डेमन सेक्ट की विशाल सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है। सफेद वस्त्र पहने उनका नेता सैनिकों से पूछता है कि क्या उन्हें ऊपरी लोक की पहली लड़ाई जीतने का भरोसा है। पूरी सेना एक साथ जोरदार आवाज में हाँ कहती है। इसके बाद सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है। विशाल काला रथ, जिसे बड़े बड़े दैत्याकार जीव खींच रहे होते हैं, सबसे आगे बढ़ता है और उसके पीछे पूरी सेना शहर की ओर कूच कर देती है। कुछ ही देर में पूरी सेना शहर के बाहर पहुंच जाती है। डेमन सेक्ट का नेता कहता है कि 3 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है और अब साफ है कि होंग परिवार ने युद्ध का रास्ता चुना है। तभी होंग परिवार का एक बुजुर्ग आगे बढ़कर डेमन सेक्ट का मजाक उड़ाता है और उनके असली नेता को सामने आने की चुनौती देता है। जवाब में डेमन सेक्ट का एक योद्धा आगे आता है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ऊर्जा के शक्तिशाली हमले चारों ओर फैलने लगते हैं। होंग परिवार का बुजुर्ग पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे दुश्मन की ताकत का एहसास होने लगता है। तभी वह पहचान लेता है कि सामने वाला कभी एक सम्मानित गुरु था, जो अब डेमन सेक्ट में शामिल होकर बुराई का साथ दे रहा है। दोनों के बीच तेज रफ्तार और विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे जमीन तक टूटने लगती है। इसी दौरान अचानक युद्ध भूमि पर होंग परिवार के सबसे शक्तिशाली पूर्वज होंगतू का आगमन होता है। उनका रिश्तेदार होंग ब्याओ उनका धन्यवाद करता है। होंगतू सीधे हवा में तैर रहे डेमन सेक्ट के रथ की तरफ देखकर उनके असली नेता को ललकारते हैं। रथ के अंदर से आवाज आती है कि उसे मरने वालों के नाम याद रखने की आदत नहीं है। वह कहता है कि अगर होंगतू उसका सिर्फ एक बार सह लें तो पूरे शहर को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा शहर मिटा दिया जाएगा। यह सुनकर शहर के लोग और सैनिक हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना घमंडी भी हो सकता है। लेकिन होंगतू हंसते हुए जवाब देते हैं कि अगर सामने वाला उनके एक मुक्के से बच गया तो वही उस पर दया करेंगे।
इसके बाद होंग तू अपनी सारी सुनहरी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा करते हैं और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक अजेय मुक्का का प्रयोग करते हुए आसमान में छलांग लगा देते हैं। उनका विशाल ऊर्जा प्रहार सीधे डेमन सेक्ट के रथ की ओर बढ़ता है। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराती हैं, पूरी युद्ध भूमि तेज रोशनी, धूल और धुएं से भर जाती है। दोनों सेनाएं सांस रोककर नतीजे का इंतजार करने लगती हैं। धुआं छोड़ते ही होंगतू खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वह डेमन सेक्ट के नेता की ताकत की तारीफ करते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अपने सबसे शक्तिशाली पूर्वज की मौत देखकर होंग परिवार और पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है। उसी समय डेमन सेक्ट का नेता अंतिम आदेश देता है, पूरे शहर का नरसंहार कर दो। आदेश मिलते ही पूरी डेमन सेना गरजते हुए शहर पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ होंग परिवार के बचे हुए योद्धा इकट्ठा होते हैं। उनका नेता भावुक होकर याद दिलाता है कि उनका परिवार पिछले 8000 वर्षों से इस शहर की रक्षा करता आया है। फिर वह पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी योद्धा एक साथ चिल्लाते हैं कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद शहर की गलियों में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। होंग परिवार पूरी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन डेमन सेक्ट की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाता। धीरे धीरे शहर की सारी रक्षा पंक्तियां टूट जाती हैं और महल तक पर डेमन सेक्ट का कब्जा हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद एक सेनापति डेमन सेक्ट के नेता के सामने घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट देता है कि पूरा शहर खत्म कर दिया गया है और एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। नेता शांत स्वर में सेना को वापस मुख्यालय लौटने का आदेश देता है। साथ ही वह आसपास के दूसरे शहरों के सभी बड़े नेताओं को बैठक के लिए बुलाने का निमंत्रण भेजने का भी आदेश देता है। दूसरी तरफ एक और शहर में जब इस नरसंहार की खबर पहुंचती है तो वहां के शासक घबरा जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगला निशाना उनका शहर हो सकता है। वे राहत की सांस लेते हैं कि पहले मिली सलाह मानकर उन्होंने नष्ट हुए शहर के पास अपना ठिकाना नहीं बनाया था। इसके बाद सभी डेमन सेक्ट के मुखिया की ताकत की चर्चा करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने होंग परिवार जैसे महान पूर्वज को सिर्फ एक ही वार में मार दिया। उधर डेमन सेक्ट के मुख्यालय में सेनापति युद्ध की सफलता की रिपोर्ट देते हैं। वे बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान उनके कई सैनिकों ने साधना के नए स्तर हासिल कर लिए हैं। इसके बाद पड़ोसी हुआंगशान और लिशुई क्षेत्रों की कमजोरियों पर चर्चा होती है। बताया जाता है कि वहां कोई शक्तिशाली रक्षक मौजूद नहीं है। यह सुनकर डेमन सेक्ट का मुखिया अपने सेनापतियों को 1 साल के भीतर दोनों क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हुआंगशान शहर की सभा में सभी नेता घबराकर इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक बुजुर्ग दुखद खबर देता है कि डेमन सेक्ट की सेना पहले ही उनकी तरफ बढ़ चुकी है। यह सुनते ही कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की सलाह देने लगते हैं, लेकिन एक विशालकाय कबीले का योद्धा इस बात का कड़ा विरोध करता है। उसका कहना होता है कि उसका कबीला झुकने से बेहतर मरना पसंद करेगा। इतना कहकर वह गुस्से में सभा छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वही योद्धा अकेला युद्ध भूमि में डेमन सेक्ट की सेना से भिड़ जाता है। वह पूरी ताकत से लड़ते हुए पूछता है कि आखिर निर्दोष लोगों का कत्ल क्यों किया जा रहा है और उनके घरों पर कब्जा क्यों किया जा रहा है। तभी अचानक उसके अपने ही शहर के गद्दार नेता पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। वे कहते हैं कि शहर को बचाने का यही एक रास्ता है और उसे सबकी भलाई के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। अपने ही लोगों के विश्वासघात से वह वीर योद्धा हार जाता है। इसके बाद वही कायर नेता औपचारिक रूप से डेमन सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को बधाई भी देते हैं कि उन्होंने लड़ने के बजाय झुककर अपने लोगों की जान बचा ली। कुछ समय बाद डेमन सेक्ट के सेनापति शहर में प्रवेश करते हैं। उनकी नज़र शहर की मुख्य दीवार पर लटकी एक विशाल आकृति पर पड़ती है। पास जाकर पता चलता है कि वह उसी विशालकाय योद्धा का शव है जिसे बाकी लोगों के लिए चेतावनी बनाकर टांग दिया गया है। इसके बाद शहर के चारों बड़े परिवारों के प्रतिनिधि डेमन सेक्ट के सेनापतियों के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। सेनापति उनसे पूछते हैं कि केवल वही विशालकाय योद्धा क्यों नहीं झुका। तब शहर के नेता बताते हैं कि वह अपने पुराने रिश्तों और सिद्धांतों की वजह से कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। वे भरोसा दिलाते हैं कि अब पूरा शहर डेमन सेक्ट के अधीन है। उनकी बात सुनकर डेमन सेक्ट के सेनापति उनका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेते हैं। जो कियोंग अपने डेमन महल की बालकनी में खड़ा दूर बिजली से घिरे पहाड़ को देख रहा होता है। इसके बाद कैमरा उसके चेहरे पर आता है और फिर महल के विशाल अंधेरे सिंहासन कक्ष को दिखाया जाता है। उसी समय एक जासूस उड़ने वाले साधन पर बादलों के बीच से तेजी से उड़ता हुआ खबर लेकर आता है। इसके बाद दृश्य एक विशाल सेना शिविर और फिर बड़े प्रांगण में खड़े शक्तिशाली शिष्यों की ओर चला जाता है। फू सेक्ट के फू बाई और दाकियान राजवंश के चियान तोंगशान आगे बढ़कर ली चांगशेंग को प्रणाम करते हैं। ली चांगशेंग सभी के सामने घोषणा करता है कि ऊपरी लोक में जाने वाला आरोहण द्वार अब खुल चुका है।
यह सुनकर सभी शिष्य बेहद खुश हो जाते हैं। तभी दृश्य लाल आकाश वाले रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंचता है, जहां टाइगर गार्ड श्योंगबा दिखाई देता है। श्योंगबा तेज कदमों से चमकते हुए पत्थर के स्मारक की तरफ बढ़ता है और फिर ली चांगशेंग के सामने सम्मान से झुक जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं। ली चांगशेंग श्योंगबा से ऊपरी लोक में उनके संप्रदाय की मौजूदा ताकत के बारे में पूछता है। इसके बाद सभी लोग उड़ते हुए बादलों के ऊपर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। उड़ते हुए वे नीचे ब्लैक किंग सिटी को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक पहाड़ी सीढ़ी पर उतरते हैं, जहाँ एक विशालकाय संप्रदाय के बुजुर्ग आसमान से उतरकर उनका स्वागत करते हैं। ली चांगशेंग बताते हैं कि वह अभी अभी ऊपरी लोक में पहुंचे हैं और यहाँ की मौजूदा स्थिति से अनजान है। बुजुर्ग हंसते हुए उन्हें भरोसा दिलाते हैं और आगे का रास्ता दिखाने लगते हैं। रास्ते में सभी लोग लाल और बैंगनी फूलों से भरे सुंदर मार्ग से गुजरते हैं। ली चांगशेंग महसूस करता है कि इन फूलों में कोई छिपा हुआ खतरा है। तभी पता चलता है कि इन फूलों के अंदर छोटे छोटे फूलों के आत्मिक जीव रहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि इन विशेष फूल आत्माओं को स्वयं सेक्ट मास्टर ने पाला है। इसके बाद सभी लोग एक विशाल प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात मुल्लाओ से होती है, जो उस विशाल पेड़ के संरक्षक हैं। मुल्लाओ सम्मान के रूप में ली चांगशेंग को एक पवित्र आड़ू भेंट करते हैं। ली चांगशेंग वह फल स्वीकार करते हैं और समझ जाते हैं कि यह बेहद दुर्लभ साधना फल है, जो उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दृश्य फिर झोक्योंग के महल में पहुंचता है। उसका एक अधीनस्थ उसे रिपोर्ट देता है कि एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ है और हाफसेज का प्राचीन अवशेष खुल चुका है। इतने में झोक्योंग के सामने सिस्टम प्रकट होता है और उसे मिशन देता है कि वह उस हाफसेज अवशेष का सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति बने। झोक्योंग तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य मिस वांग और उनके युवा साथी की ओर जाता है, जहां दोनों हाफसेज अवशेष के अचानक प्रकट होने पर चर्चा कर रहे होते हैं। युवा साथी मजाक करता है, जिस पर मिस वांग उसे डांटती है। फिर वह हुलाओ से आसपास मौजूद सभी बड़े गुटों का परिचय मांगती है। हुलाओ उन्हें शक्तिशाली यांग परिवार और आसपास डेरा डाले हुए डेमोनिक साधकों के बारे में बताते हैं। इसी दौरान वे लोग सोचते हैं कि क्या मशहूर डेमन लॉर्ड भी यहाँ आएगा। तभी अचानक बादलों को चीरती हुई एक विशाल काली उड़ने वाली रथ वहां पहुंचती है। डेमन लॉर्ड की शानदार एंट्री देखकर युवा शिष्य दंग रह जाता है। वह कहता है कि इतनी शान तो यहाँ के राजा भी नहीं दिखाते। तभी श्योंग तियानहाई आगे बढ़कर झोक्योंग से पूछता है कि वह इस पर्वत पर किस इरादे से आया है। झोक्योंग शांत स्वर में जवाब देता है कि या तो सब लोग यहाँ से चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें। यह सुनकर श्योंग तियानहाई गुस्से से भर जाता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह हथियार निकालकर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, झोक्योंग केवल अपनी तलवार की इच्छा शक्ति छोड़ता है और उसी एक आभा से श्योंग तियानहाई बुरी तरह दब जाता है। सिर्फ तलवार की आभा से ही श्योंग तियानहाई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर गार्ड आधा मिस वांग और युवा शिष्य को चेतावनी देता है कि वे डेमन लॉर्ड को बिल्कुल भी नाराज न करें। युवा शिष्य नाराज होता है, लेकिन आधा दोबारा समझाता है कि अगर लड़ाई हुई तो वह भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ झोक्योंग अकेला खड़ा अपनी डिवाइन डेमन ब्लेड पर विचार करता है और अंदाजा लगाता है कि अब वह ऊंचे स्तर के साधकों को भी आसानी से हरा सकता है। झोक्योंग की ताकत देखकर युवा शिष्य का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और खुशामद करते हुए अपना परिचय देने लगता है। मिस वांग हैरान होकर यह सब देखती रहती हैं, लेकिन झोक्योंग उन दोनों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सीधे पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद मिस वांग युवा शिष्य को डांटते हुए कहती हैं कि अगर उसके पिता को पता चला कि वह डेमन सेक्ट से दोस्ती कर रहा है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पोर्टल के अंदर प्रवेश करते ही झोक्योंग बाकी सभी लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अलग अलग जगह भेजा जाता है। वह अकेले उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हुए सोचता है कि इस हाफसेज अवशेष के अंदर कितने अनमोल खजाने और विरासतें छिपी होंगी। उधर युवा शिष्य वहां के भारी माहौल की शिकायत करता है, जबकि मिस वांग आगे का रास्ता दिखाती रहती है। दूसरी तरफ कुछ शिष्य दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और खुश होते हैं कि इससे उनके गुरु नई साधना अवस्था प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उनके गुरु उन्हें समझाते हैं कि इन जड़ी बूटियों से ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असली और सबसे शक्तिशाली खजाने उनके बस की बात नहीं है। इसके बाद कैमरा पूरे अवशेष के विशाल क्षेत्र को दिखाता है, जहां प्राचीन चट्टानों के बीच काली ऊर्जा घूम रही होती है। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। कई साधक दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मुख्य विरासत कक्ष खुलने वाला है। अलग अलग गुट उस मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डेमन सेक्ट पहले ही वहां मजबूत पकड़ बना चुका है। उसी समय झोक्योंग थका हुआ दिखाई देता है। वह कई दिनों तक भ्रम वाले जाल में फंसा रहा था और बेहद परेशान नजर आता है।
जो क्योंग मन ही मन सोचता है कि वह लगातार 3 दिन तक उसी भ्रम में घूमता रहा और बदले में उसे केवल कुछ साधारण पौधे ही मिले। तभी एक शिष्य जो क्योंग को देखकर जोर से डेमन लॉर्ड का स्वागत करता है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिष्य पूछता है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लगी। जो क्योंग मन ही मन घबरा जाता है और सोचता है कि किसी भी कीमत पर वह यह सच नहीं बताएगा कि वह 3 दिन तक रास्ता भटक गया था। अचानक आसपास मौजूद कई साधकों की आंखें लाल हो जाती हैं और कोई रहस्यमयी काली शक्ति उनके दिमाग पर कब्जा करने लगती है। कुछ ही पल बाद डेमन बुल किंग पूरी तरह उस शक्ति के वश में आ जाता है और पागलों की तरह अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर देता है। पूरी घाटी में काली परछाइयां फैल जाती हैं। वे एक एक करके कई साधकों पर कब्जा कर लेती हैं और सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक और शक्तिशाली नेता भी उन काली आत्माओं के नियंत्रण में आ जाता है। बाकी बचे साधक पूरी ताकत से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली परछाइयां और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। वे आसानी से सभी सुरक्षा कवच तोड़कर और लोगों पर कब्जा करने लगती हैं। युवा शिष्य डरकर मिस वांग से पूछता है कि ये आखिर कौन है। मिस वांग बताती हैं कि ये प्राचीन दुष्ट आत्माएं हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि पूरा अवशेष असल में एक जाल था। तभी गहरी खाई के बीच से एक विशाल कंकाल जैसा भूत उठता है। यह प्राचीन घोस्ट किंग ग्वांगयांग होता है, जो जोर जोर से हंसने लगता है। ग्वांगयांग घोषणा करता है कि यहाँ बचे हुए सभी लोग अब उसके भूत सैनिक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे दोबारा जगाया है। गार्ड आदा मिस वांग को बताता है कि ग्वांगयांग कभी एक प्राचीन साधक था जिसने निषिद्ध अंडरवर्ल्ड तकनीकों का अभ्यास किया था और सभी लोग उसे बहुत पहले मरा हुआ मान चुके थे। ग्वांगयांग लगातार अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। मिस वांग समझ जाती हैं कि वह समय खींचकर पूरी तरह पुनर्जीवित होना चाहता है, इसलिए वह सभी लोगों को एक साथ हमला करने का आदेश देती है। सभी साधक मिलकर उस पर शक्तिशाली जादुई हमले करते हैं, लेकिन ग्वांगयांग की रक्षा इतनी मजबूत होती है कि सारे हमले बेअसर हो जाते हैं। यह देखकर मिस वांग पीछे हट जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ग्वांगयांग की ताकत उनकी सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है और अब बचने का रास्ता ढूंढना ही एकमात्र विकल्प है। तभी ग्वांगयांग की नज़र जो क्योंग पर पड़ती है। वह उसकी तारीफ करता है कि उसने बेकार के हमले में हिस्सा नहीं लिया और उसे अपनी भूत सेना में ऊंचा पद देने का प्रस्ताव देता है। आसपास खड़े कई साधक जो क्योंग को कायर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह डर के कारण लड़ाई से बच रहा है, लेकिन अगले ही पल जो क्योंग आगे बढ़कर अपना परिचय डेमन लॉर्ड के रूप में देता है और ग्वांगयांग को चुनौती देता है कि अगर वह उसकी तलवार का सिर्फ एक बार झेल गया तो वह उसे मान जाएगा। इसके बाद जो क्योंग अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और धीरे धीरे तलवार बाहर निकालता है। उसी पल गहरे बैंगनी रंग की बिजली और भयानक तलवार की शक्ति पूरे अंतरिक्ष को चीरने लगती है। आने वाले वार की विनाशकारी ताकत महसूस करते ही ग्वांगयांग के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है और वह घबराकर खुद को बचाने की तैयारी करने लगता है। आखिर में जो क्योंग अपनी तलवार का एक ऐसा विनाशकारी वार करता है कि पूरा अंतरिक्ष तक फट जाता है। उसकी विशाल ऊर्जा ग्वांगयांग की सारी रक्षा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। जो अपने डेमन सेक्ट के लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है। सभी काले वस्त्र पहने हुए होते हैं और उनके हाथों में तलवारें होती हैं। जो गंभीर चेहरे के साथ सामने देख रहा होता है। तभी जमीन में एक विशाल दरार खुल जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए चमकती हुई दरार के रास्ते बाहर भागने लगते हैं। इसके बाद जो जंगल में अपने साथियों के बीच खड़ा होकर बात करता है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं, जबकि कुछ उसे गुस्से से घूरते हैं। बात खत्म होते ही जो मुड़कर आगे बढ़ जाता है और उसके सभी अनुयायी उसके पीछे चल पड़ते हैं। तभी नीले सफेद कपड़े पहने एक युवक दौड़कर जो के पास आता है और उसका धन्यवाद करता है। वह युवक अपने पास रखा हरे रंग का एक ताबीज जो को भेंट करता है। जो उसे ध्यान से देखकर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह ड्रैगन की मूर्तियों से सजे विशाल रथ में बैठ जाता है और वह रथ उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। उसी समय सफेद और सुनहरे वस्त्र पहने एक महिला भी वहां पहुंचती है। वह और नीले वस्त्र वाला युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं, जो दोनों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता है। इसके बाद दृश्य फिर जो के महल में पहुंचता है, जहां वह अपने भव्य अंधेरे सिंहासन पर तलवार हाथ में लिए बैठा होता है। जो अपनी चमकती लाल तलवार पर हाथ रखता है। तभी उसके सामने सिस्टम का डिजिटल पैनल प्रकट होता है, जिसमें उसकी ताकत, प्रगति और कई तरह की जानकारी दिखाई देती है। सिस्टम लगातार उसकी नई जानकारी दिखाता रहता है। जो ध्यान से स्क्रीन पर लिखी हर बात पढ़ता है। अचानक सिस्टम के सामने एक लाल चमकता हुआ गिफ्ट बॉक्स प्रकट होता है। जो उसे छूते ही वह खुल जाता है। उसके अंदर से एक छोटी काली मीनार और एक काला अंडा निकलता है। साथ ही सिस्टम उस मीनार की पूरी जानकारी भी दिखाता है। जो काले अंडे को हाथ में उठाता है। कुछ ही पल बाद अंडा फूटने लगता है
सबसे पहले एक छोटा पंजा बाहर आता है और फिर उसमें से एक छोटा काला भेड़िया निकल आता है। जो हैरानी से उस छोटे भेड़िए को देखता है। वह भेड़िया उसकी गोद में खड़ा होकर उसे देखने लगता है और जो भी उसे ध्यान से निहारता रहता है। तभी सिस्टम फिर से प्रकट होता है, जो उससे उस नए जीव के बारे में सवाल पूछता है और सिस्टम उसकी पूरी जानकारी देता है। जो लगातार सिस्टम से बात करता रहता है। इस बीच छोटा भेड़िया हल्की आवाज निकालता है और अपनी चमकती आंखों से जो की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में वह छोटा भेड़िया तेजी से बड़ा होकर एक विशाल और शक्तिशाली भेड़िया बन जाता है। जो बिना घबराए उसे अपना नया साथी स्वीकार कर लेता है। जो अपने नए साथी का नाम दाबाई रखता है। तभी उसका एक अधीनस्थ आता है और बताता है कि उनका संप्रदाय बहुत तेजी से फैल रहा है और लगातार मजबूत होता जा रहा है। जो उसे आदेश देता है कि सेक्ट को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इसके बाद सभी शिष्य एक साथ जोरदार नारे लगाकर उसका आदेश स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ दो आदमी जो की लगातार बढ़ती ताकत और उपलब्धियों की चर्चा कर रहे होते हैं। वे उसकी प्रगति देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि जो अब तक कितनी मंजिलें पार कर चुका है। दूसरा बताता है कि जो टॉवर की 10वीं मंजिल भी पार कर चुका है और उसे एक बेहद दुर्लभ तकनीक मिल चुकी है। यह सुनकर उनमें से एक आदमी खुद भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए टॉवर में प्रवेश करने का फैसला करता है। वह प्रवेश द्वार पर खड़े बुजुर्ग रक्षक के पास से गुजरते हुए अंदर चला जाता है। टॉवर के बाहर लोग उसकी सफलता की संभावना पर चर्चा करते हैं। सभी कहते हैं कि उसका सेक्ट लीडर से अच्छा रिश्ता है और वह खुद भी बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद समय तेजी से आगे बढ़ता है और बताया जाता है कि पूरे 8 साल बीत चुके हैं। जो अपने एकांतवास से बाहर निकलता है और इन 8 वर्षों की प्रगति के बारे में सोचता है। सिस्टम फिर उसकी नई प्रोफाइल दिखाता है, जिसमें उसकी बढ़ी हुई ताकत, नई तकनीकें और उसके साथी दाबाई की जानकारी शामिल होती है। इसके बाद माहौल थोड़ा मजाकिया हो जाता है। दाबाई बुजुर्ग रक्षक के पेड़ से एक आड़ू चुराकर भाग जाता है। गुस्से में बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ते हुए उसे डांटने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर के कुछ लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे होते हैं कि डेमन सेक्ट लगातार नए शिष्य भर्ती कर रहा है और शायद जल्द ही कोई बड़ा युद्ध होने वाला है। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति सुझाव देता है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए ताकि आने वाली लड़ाई से बच सकें। धीरे धीरे पूरे शहर में डर फैल जाता है। लोग यह सोचकर घबरा जाते हैं कि डेमन सेक्ट की सेना जल्द पहुंचने वाली है। कुछ लोग लड़ने की बात करते हैं, जबकि कुछ शहर छोड़कर भागने की सलाह देते हैं। दो आदमी चिंता करते हुए चर्चा करते हैं कि आखिर यह संघर्ष अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया है और अपने शहर को कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ एक सभा में बैठा नेता अपने अधीनस्थ सुजिंग को आदेश देता है कि वह डेमन सेक्ट की हर गतिविधि पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर दूसरी योजना भी तैयार रखे। नेता आगे कहता है कि डेमन सेक्ट के आने से पहले उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण वस्तु अपने कब्जे में लेनी होगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र का भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। इसी दौरान दो सैनिक डेमन सेक्ट के मुख्य प्रबंधक की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि उसके डर से कई शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक शहर का अधिकारी डेमन सेक्ट के मुख्य प्रबंधक के सामने आकर अपने शहर की तरफ से आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी वफादारी की पेशकश करता है। मुख्य प्रबंधक उसका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेता है और उसे बाहरी सुरक्षा दल में नया पद देता है। साथ ही वह मन ही मन झो के बढ़ते प्रभाव के बारे में सोचता है। इसके बाद मुख्य प्रबंधक उस अधिकारी से पड़ोसी शहर पर राज करने वाली रहस्यमयी ताकतों के बारे में पूछता है। अधिकारी बताता है कि हजारों साल पहले वे रहस्यमयी लोग अचानक आए थे, पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था और तब से उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर रखा है। वह यह भी बताता है कि देखने में वे इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। यह जानकारी सुनने के बाद मुख्य प्रबंधक आदेश देता है कि पूरी रिपोर्ट तुरंत जोऊ तक पहुंचा दी जाए और साथ ही अतिरिक्त बाहरी सेनाओं को भी बुलाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। दूसरी तरफ जो एक आड़ू के पेड़ को ध्यान से देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उस पेड़ में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और पेड़ के चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा का भंवर बन जाता है। जो पूरी घटना को ध्यान से देखता रहता है। बिजली गिरने के बाद सभी शिष्य बुजुर्ग रक्षक के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी हालत को लेकर चिंता करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके शरीर में बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। उनका शरीर फिर से जवान होने लगता है। आखिरकार बुजुर्ग रक्षक अपनी नई साधना अवस्था में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेते हैं। उसी समय पूरा आड़ू का पेड़ फूलों और फलों से भर जाता है और चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। बुजुर्ग रक्षक सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी नए उगे हुए आड़ू सबको बांटने की पेशकश करते हैं।
तभी अचानक दाबाई वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं कि यह विशाल भेड़िया हमेशा आड़ू चुराने के लिए बदनाम रहा है। दाबाई अपने तेज दांत दिखाता है, लेकिन जैसे ही झो वहां पहुंचता है वह तुरंत शांत होकर सम्मान से सिर झुका देता है। झो बुजुर्ग रक्षक को उनकी सफलता की बधाई देता है और आदेश देता है कि अब वे मुख्य प्रबंधक के साथ मिलकर आने वाले विस्तार अभियान में मदद करें। बुजुर्ग रक्षक झुककर आदेश स्वीकार करते हैं और अपनी नई शक्ति का उपयोग सेक्ट के लिए करने की इच्छा जताते हैं। जो उन्हें जाते हुए देखता है और सोचने लगता है कि आगे जिन रहस्यमयी दुश्मनों का सामना होने वाला है वे आखिर कितने शक्तिशाली होंगे। दूसरी तरफ दो जासूस दूर से एक शहर पर नजर रख रहे होते हैं। वे चर्चा करते हैं कि उनका साथी बिना पकड़े शहर के अंदर घुसने में कैसे सफल हो गया। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे जानबूझकर शहर के शासकों को गलत जानकारी देंगे ताकि उन्हें डेमन सेक्ट की असली ताकत का अंदाजा न हो सके। उधर शहर की सभा में एक शक्तिशाली योद्धा गुस्से में तुरंत हमला करने की मांग करता है, लेकिन एक बुजुर्ग उसे शांत करते हुए कहते हैं कि पहले दुश्मन की असली ताकत और उनके नेता का इरादा समझना जरूरी है। वह आगे बताते हैं कि डेमन सेक्ट बहुत तेजी से बढ़ा है और बिना सोचे समझे हमला करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। योद्धा जवाब देता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि उनके अपने वरिष्ठों की दी हुई समय सीमा भी खत्म होने वाली है। बुजुर्ग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही जासूस भेज दिए हैं और जल्द ही डेमन सेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ डेमन सेक्ट का मुख्य प्रबंधक अपनी सेना को तैयार करता है और शहर की रक्षा शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ने का आदेश देता है। शहर का रक्षा प्रमुख दूर से आती सेना को देखकर सोचता है कि क्या उन्हें पहले हमला कर देना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले बातचीत करके दुश्मन की ताकत को परखा जाएगा। इसके बाद वह खुद आगे बढ़कर मुख्य प्रबंधक का सामना करते हैं। मुख्य प्रबंधक साफ शब्दों में शहर से आत्मसमर्पण की मांग करता है और बदले में डेमन सेक्ट के भीतर ऊंचे पद देने का प्रस्ताव रखता है। सबको हैरान करते हुए शहर का नेता आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह 3 शर्तें रख देता है। वह मांग करता है कि उसके सभी बुजुर्गों को ऊंचे पद दिए जाएं, शहर के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए और शहर का प्रशासन उसी के हाथ में रहने दिया जाए। मुख्य प्रबंधक तुरंत समझ जाता है कि यह केवल समय बर्बाद करने की चाल है। वह सभी शर्तें ठुकरा देता है। अगले ही पल दोनों पक्ष अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और भयंकर युद्ध शुरू होने वाला होता है। झो शियाओ आधे चेहरे पर सुनहरा मास्क पहने विशाल युद्ध भूमि पर खड़ा दुश्मन की सेना को देख रहा होता है। जब उसे समझ आ जाता है कि सामने वाली सेना सरेंडर नहीं करेगी तो वह अपना हाथ उठाता है और उसी पल काले कपड़े पहने लाखों सैनिक रेतीले मैदान में दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। युद्ध शुरू होते ही चारों तरफ भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। काले कवच वाला एक ताकतवर योद्धा अपनी चमकती हुई मुक्के की ताकत से कई दुश्मनों को आसानी से हरा देता है। झो शियाओ यह देखकर समझ जाता है कि दुश्मन अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा और उसके पास कोई बड़ा त्रुप का पत्ता छिपा हुआ है। तभी एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग सलाहकार झो शियाओ से लड़ाई में उतरने की इजाजत मांगता है। अनुमति मिलते ही सफेद कपड़ों वाला योद्धा उड़कर किले की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक किले का विशाल दरवाजा बंद हो जाता है और पूरे किले के चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा की एक विशाल ढाल बन जाती है। झो शियाओ तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है क्योंकि उस ढाल को तोड़ना आसान नहीं होता। इसके बाद दृश्य एक अंधेरे महल में बदल जाता है जहां एक भारी भरकम योद्धा गुस्से में सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि सब लोग चुप क्यों बैठे हैं। उसी समय महान पुजारी दाजीसी सामने आते हैं। योद्धा पूछता है कि उन्हें किसने घायल किया, लेकिन एक जटाधारी सरदार उसे शांत करता है और बताता है कि दाजीसी किसी के हमले से नहीं बल्कि भविष्य देखने की दिव्य साधना के दौरान घायल हुए हैं। दाजीसी बताते हैं कि वह दानव संप्रदाय के नेता झो शियाओ का भविष्य देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उनकी दृष्टि पूरी तरह रोक दी। जैसे ही उन्होंने उस रहस्य को भेदने की कोशिश की, उन्हें भयंकर आध्यात्मिक झटका लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वह कहते हैं कि अगर समय रहते साधना नहीं रोकते तो उनकी जान चली जाती। सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। जटाधारी सरदार पूछता है कि आखिर झो शियाओ इतनी बड़ी शक्ति कैसे छिपा सकता है। दाजीसी बताते हैं कि इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो उसके पास असीम छिपी हुई शक्ति है, या कोई महान गुरु उसकी किस्मत की रक्षा कर रहा है, या फिर वह स्वर्ग का चुना हुआ भाग्यशाली व्यक्ति है। उन्हें तीसरी संभावना सबसे ज्यादा सही लगती है। सभी लोग स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। दाजीसी बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत तेजी से मजबूत होते हैं, उनकी किस्मत बेहद शक्तिशाली होती है और उनसे दुश्मनी करना बहुत खतरनाक होता है। वह आगे कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन जो आखिर तक जिंदा रहते हैं वही अपनी किस्मत के असली मालिक बनते हैं। फिर वह सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि उनका कबीला इतना कमजोर नहीं कि आसानी से हार जाए।
सभी अधिकारी एक साथ झुककर उनका सम्मान करते हैं। जटाधारी सरदार अपनी मुट्ठी कसते हुए पूछता है कि उनकी सबसे बड़ी योजना और रहस्यमयी रक्त कुंड आखिर कब पूरा होगा। दाजी सी बताते हैं कि इसी महीने के अंदर वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह सुनकर भारी भरकम अधिकारी खुशी जताता है कि वे 3000 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। दाजी सी वादा करते हैं कि योजना पूरी होते ही उनका पूरा कबीला पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। इसके बाद दृश्य दानव संप्रदाय की सभा में पहुंचता है। कुछ सेनापति कहते हैं कि सभी बाहरी रक्षकों को बुलाकर किले को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोग सीधे सर्वोच्च नेता से मदद मांगने की बात करते हैं। वरिष्ठ सेनापति सभी को डांटते हुए कहते हैं कि हाल की सफलताओं ने उन्हें घमंडी बना दिया है। वह याद दिलाते हैं कि संप्रदाय की सारी ताकत उनके नेता की वजह से है और उन्हें घमंड नहीं बल्कि अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। वह चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे संप्रदाय बढ़ेगा उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग शामिल होंगे और अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनका स्थान छिन जाएगा। सभी योद्धा अपनी गलती मानते हैं। फिर सभी एक साथ कसम खाते हैं कि पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। वरिष्ठ सेनापति कहते हैं कि वह युद्ध की रिपोर्ट नेता को देंगे और बताते हैं कि दुश्मन के किले में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक जासूस झो शियाओ के सामने घुटनों के बल बैठकर बताता है कि किले पर किया गया हमला असफल रहा और सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह पक्का है कि किले के अंदर कोई बड़ा रहस्य मौजूद है। जासूस के जाने के बाद झो शियाओ सोचता है कि उसके सिस्टम की वजह से कोई भी भविष्यवाणी उसकी असली पहचान या योजनाओं को नहीं जान सकती। तभी सिस्टम उसके सामने नया मिशन दिखाता है जिसमें विंड सिटी का रहस्य खोजने पर एक दुर्लभ तकनीक मिलने का इनाम होता है और असफल होने पर कोई सजा नहीं रखी जाती। झो शियाओ याद करता है कि यह मिशन उसे 6 महीने पहले मिला था, लेकिन उसने उस समय ध्यान नहीं दिया था। अब मिशन लाल रंग में बदल चुका है और इनाम बढ़कर 10 लाख विलन पॉइंट्स हो गया है। दूसरी तरफ 2 जासूस पहाड़ी से युद्ध देख रहे होते हैं। वे बताते हैं कि झो शियाओ की सेना कई दिनों से लगातार हमला कर रही है, लेकिन किले के रक्षक अभी भी किसी तरह टिके हुए हैं। उसी समय वरिष्ठ सेनापति वहां पहुंचते हैं और एक जासूस आकर बताता है कि आज बाहरी रक्षक भी युद्ध में शामिल होने वाले हैं। नीचे सैनिक आपस में बात करते हैं कि इतने लंबे समय बाद भी किला नहीं टूटा। दूसरे सैनिक बताते हैं कि अंदर वाले लोग सिर्फ दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। सैनिक कहते हैं कि अब जब दानव संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली योद्धा आ गए हैं तो किले का बचना नामुमकिन है। वे यह भी कहते हैं कि उनका नेता अभी तक खुद मैदान में नहीं उतरा। कुछ ही देर में कई महान योद्धा युद्ध भूमि पर पहुंचकर एक साथ घुटनों के बल झुकते हैं और संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं। उनमें एक प्रसिद्ध नगर स्वामी भी होता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरे लोग हैरान होकर देखते हैं कि इतने बड़े बड़े उस्ताद भी दानव संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं। एक बुजुर्ग योद्धा बताता है कि शुरुआत में वे मजबूरी में जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्हें दानव टावर जैसी अनमोल जगह मिली जहां दुर्लभ तकनीकें आसानी से मिलती हैं। वह कहता है कि यहाँ मिलने वाली तकनीकें बाहर की दुनिया में लोग जान देकर भी नहीं पा सकते, इसलिए अब कोई भी इस संप्रदाय को छोड़ना नहीं चाहता। वरिष्ठ सेनापति तलवार निकालकर किले की तरफ इशारा करते हैं और अंतिम हमला करने का आदेश देते हैं। पूरी सेना एक साथ जोरदार गर्जना करती है। दूसरी तरफ किले के नीचे बने गुप्त कक्ष में जटाधारी सरदार दाजीसी से पूछता है कि रहस्यमयी रक्त कुंड आखिर तैयार हुआ या नहीं। दाजीसी बताते हैं कि अभी कुछ अशुद्धियां बाकी हैं, लेकिन दिन खत्म होने तक सब पूरा हो जाएगा। तभी अचानक पूरी जगह जोर से कांपने लगती है। एक सैनिक दौड़कर आता है और बताता है कि बाहर की सुरक्षा ढाल टूटने वाली है। जटाधारी सरदार गुस्से में कहता है कि किसी भी हालत में दानव संप्रदाय को इस गुप्त स्थान का पता नहीं चलना चाहिए। कैमरा उबलते हुए लाल रक्त कुंड पर जाता है। दाजीसी अफसोस जताते हैं कि दुश्मन ने हमला भी आज ही किया, जबकि उनकी योजना पूरी होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। बाहर युद्ध भूमि में एक सैनिक डरकर देखता है कि दानव संप्रदाय के साथ 9 महान महारथी लड़ रहे हैं। वह समझ जाता है कि इतनी ताकत के सामने किले का बचना असंभव है। वह देखता है कि सबसे आगे खड़े सेनापति की शक्ति सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा है। युद्ध भूमि में एक उच्च अधिकारी दुश्मन के नेता से कहता है कि जल्द ही इस शहर का रहस्य सबके सामने आ जाएगा और पूछता है कि क्या वही इस किले का प्रमुख है। दुश्मन का नेता काली ऊर्जा छोड़ते हुए जवाब देता है कि जो भी उसके क्षेत्र में घुसा है वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और चारों तरफ शक्तिशाली झटके फैल जाते हैं। भारी नुकसान के बावजूद दानव संप्रदाय के सैनिक बिना डरे लगातार हमला करते रहते हैं। दुश्मन का नेता उनकी अनगिनत संख्या और हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक झो शियाओ युद्ध भूमि पर प्रकट होता है
और दुश्मन का नेता तुरंत उसे पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि झोउ शियाओ की असली योजना सिर्फ उसे 1 घंटे तक रोकना है ताकि उसकी मुख्य सेना अंदर पहुंचकर रहस्यमयी रक्त कुंड पर कब्जा कर सके। झोउ शियाओ आगे बढ़कर पूछता है कि इस रक्त कुंड का असली रहस्य क्या है। वह सच बताने पर उसे आसान मौत देने का वादा करता है। दुश्मन का नेता खून थूकते हुए हंसता है और कहता है कि वह मर जाएगा लेकिन अपने कबीले का रहस्य कभी नहीं बताएगा। झोउ शियाओ समय बर्बाद नहीं करता। वह अपने हाथ में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा करके आत्मा से यादें निकालने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है। दुश्मन का नेता दर्द से चीखने लगता है क्योंकि झोउ शियाओ उसकी यादें जबरदस्ती पढ़ने लगता है। उसी समय पीछे मौजूद विशाल रक्त कुंड तेज चमकने लगता है। कुछ ही पल बाद पूरी जगह ऊर्जा से कांप उठती है। दुश्मन के नेता की आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाती है और झोउ शियाओ उसके दिमाग की सारी जानकारी हासिल कर लेता है और रक्त कुंड को देखते हुए 3000 साल पुराने गुप्त प्रयोग का पूरा रहस्य समझ लेता है। बाकी बचे दुश्मन सैनिक अपने नेता की मौत देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। दानव संप्रदाय की सेना पूरे किले पर कब्जा कर लेती है और जीत के झंडे लहरा देती है। वरिष्ठ सेनापति आकर रिपोर्ट देते हैं कि पूरा शहर उनके नियंत्रण में आ चुका है और बाकी सभी दुश्मनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। झोउ शियाओ चुपचाप अगली योजना के बारे में सोचने लगता है। सिस्टम फिर से सक्रिय होकर मिशन पूरा होने की सूचना देता है। उसके स्टेटस पॉइंट्स अपडेट करता है और दुर्लभ तकनीक मिलने की पुष्टि करता है। शहर की दीवारों पर अब दानव संप्रदाय के झंडे लहरा रहे होते हैं। हार चुके सैनिकों को पहरेदार बंदी बनाकर ले जाते हैं। 2 बचे हुए दुश्मन कमांडर छिपकर बात करते हैं और कहते हैं कि दानव संप्रदाय की ताकत अस्वाभाविक है। अगर जल्दी नहीं भागे तो अगली सफाई में उनकी भी मौत तय है। नीचे एक ताकतवर ट्राइबल योद्धा झोउ कियोंग को चुनौती देता है और कसम खाता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। ट्राइबल योद्धा अपना हड्डी वाला स्टाफ जमीन पर जोर से मारता है और तुरंत उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ग्रीन एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। स्पेक्ट्रल आर्मर बन जाता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसके साथी भी आगे बढ़कर अपनी ग्रीन एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। सभी मिलकर कसम खाते हैं कि अपने ग्रैंड प्रीस्ट का बदला लेंगे और झोउ कियोंग को खत्म कर देंगे। ट्राइबल योद्धा अपने सभी साथियों की एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है जिससे उसके चारों तरफ ग्रीन रोशनी का बहुत बड़ा भंवर बन जाता है। ऊपर से झोउ कियोंग धीरे धीरे नीचे उतरता है और उसका सामना करता है। ट्राइबल योद्धा एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी फिस्ट तैयार करता है जबकि झोउ कियोंग अपनी मुट्ठी में बैंगनी एनर्जी जमा करता है। दोनों हवा में एक दूसरे की तरफ तेज रफ्तार से उड़ते हैं और सीधा टकरा जाते हैं। दोनों के मुक्कों की टक्कर से इतना जबरदस्त शॉकवेव निकलता है कि पूरे इलाके में एनर्जी डोम बन जाता है। जमीन टूटने लगती है और आसपास खड़े लोग धमाके से बचने के लिए हवा में दूर उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताकत आजमाते हुए अपनी चमकती मुट्ठियों टकराते रहते हैं। ट्राइबल योद्धा झोउ कियोंग की इतनी ज्यादा शारीरिक ताकत देखकर हैरान रह जाता है। गुस्से में ट्राइबल योद्धा चिल्लाता है कि झोउ कियोंग ने जरूर ग्रेट विच का खून चुरा लिया होगा, लेकिन झोउ कियोंग शांत रहता है और अपने हाथ में घूमती हुई ब्लैक ऑन पर्पल मेटेलिक डिस्क बना लेता है। ट्राइबल योद्धा एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी बीस्ट अटैक छोड़ता है। झोउ कियोंग आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस घूमती हुई डिस्क से एक मजबूत मैजिकल बैरियर बना देता है। वह एनर्जी डिस्क सीधे हमले को चीरते हुए ट्राइबल योद्धा के सीने में लगती है और वहां एक अंधेरा चमकता हुआ घाव बन जाता है। इसके तुरंत बाद झोउ कियोंग उसके पास पहुंचकर लगातार तेज मुक्के बरसाने लगता है। झोउ कियोंग पूरी लड़ाई में हावी रहता है और आखिर में एक जबरदस्त वार करके ट्राइबल योद्धा को जमीन पर गिरा देता है। योद्धा के मुंह से खून निकलने लगता है जबकि झोउ कियोंग एनर्जी डोम के ऊपर शांति से हवा में खड़ा रहता है। नजदीकी शहर में कुछ जवान डिसाइपल आसमान की तरफ देखकर हैरान होते हैं। वे अपने लीडर की बेइंतहा ताकत की तारीफ करते हुए उसकी हिंसक आदतों पर मजाक भी करते हैं। एक डिसाइपल ध्यान से लड़ाई देखकर कहता है कि दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, फिर भी उनके लीडर ने उसे आसानी से हरा दिया। उसे एहसास होता है कि झोउ कियोंग ने अभी तक अपनी तलवार तक नहीं निकाली और सिर्फ शारीरिक ताकत से ही जीत हासिल कर ली। पूरी सेना घुटनों पर बैठकर झोउ कियोंग की जय जयकार करने लगती है। झोउ कियोंग उनकी वफादारी की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने अपने सेक्ट की असली रूह दिखाई है। झोउ कियोंग मुड़कर चलने लगता है, तभी उसके सामने सिस्टम इंटरफेस आ जाता है और बताता है कि उसका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सिस्टम उसे एक रहस्यमयी कल्टीवेशन टेक्निक इनाम में देता है। झोउ कियोंग सोचता है कि अब वह इस पूरे कैओटिक वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। झोउ कियोंग फ्लोटिंग सिस्टम स्क्रीन पर अपना नया इनाम देखकर उसकी डिटेल्स चेक करता है और कहता है कि उसके पास अभी काफ़ी रिसोर्स मौजूद हैं। उसे पता चलता है कि यह टेक्निक एक अपग्रेडेड प्रोफेसी टूल की तरह काम करेगी और उसकी भविष्य की योजना बनाने में बहुत काम आएगी। वह चमकते हुए टेक्स्ट को ध्यान से देखकर खुश होता है और समझता है कि इसकी मदद से अपनी हुकूमत और भी मजबूत बना पाएगा। झोउ कियोंग अपने टॉप कमांडर्स लियान चेंग, बाई हाओतियन और मू हुफा को बुलाकर अभियान में उनकी मेहनत की तारीफ करता है।
तीनों कमांडर आगे बढ़कर अपने मास्टर को गहरा प्रणाम करते हैं और उनकी बात स्वीकार करते हैं। जो क्योंग तीनों को 10-10 एनर्जी क्रिस्टल देता है और होली सैंक्चुरी पैलेस में एक दिन कल्टीवेशन करने की इजाज़त भी देता है। बाकी फॉलोअर्स को भी एक एक एनर्जी क्रिस्टल इनाम में मिलता है। सभी फॉलोअर्स झुककर अपना धन्यवाद करते हैं। दो कमांडर बात करते हैं कि अगर उनके मास्टर होली सैंक्चुरी को इनाम के रूप में दे रहे हैं तो ज़रूर वह जगह बहुत कीमती होगी। एक कमांडर पूरी सेना को बताता है कि जो भी सेक्ट के लिए बड़ा काम करेगा मास्टर उसे जरूर इनाम देंगे। यह सुनते ही पूरी सेना एक साथ वफादारी का नारा लगाती है। सीन बदलकर दिखाता है कि एक बहुत बड़ी सेना अंधेरे बादलों के नीचे सुनसान जमीन पर मार्च कर रही है। यह विशाल सेना पूरी योजना के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ती है ताकि सेक्ट का राज और भी ज्यादा फैलाया जा सके। दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी लीडर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर एक बड़े शहर को देखते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि उस शहर पर कब्जा करने का हक किसका है। सिंह वाला बड़ा योद्धा कहता है कि दूसरा लीडर पहले ही सेक्रेट पुल का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए यह शहर उसका होना चाहिए। दूसरा लीडर जवाब देता है कि जब जीतने के लिए इतने सारे और इलाके मौजूद हैं तो सिर्फ इसी शहर के लिए लड़ने की क्या ज़रूरत है। दोनों हंसते हुए देखते हैं कि शहर के रक्षक बिना लड़े ही सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए उनकी बहस का कोई मतलब नहीं बचता। दोनों वॉरलॉर्ड फैसला करते हैं कि फिलहाल मिलकर काम करेंगे और लूट को बांट लेंगे। दोनों हंसते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। एक लीडर अपनी वैनगार्ड को आगे मार्च करने का आदेश देता है और कहता है कि शहर की सुरक्षा अभी भी काफ़ी मजबूत है। सिस्टम इंटरफेस दोबारा सामने आता है और दिखाता है कि झोंकियों की कल्टीवेशन सफलतापूर्वक डालुओ प्रथम स्तर तक पहुंच गई है। साथ ही चेतावनी मिलती है कि बहुत जल्द हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने वाली है। एक जवान डिसाइपल अपने बुजुर्ग मास्टर के साथ पथरीली घाटी से गुजरते हुए पूछता है कि सेक्ट की सेनाएं सरेंडर कर चुके लोगों के साथ इतनी बेरहमी क्यों करती हैं। बुजुर्ग मास्टर बताता है कि वे सेक्ट मास्टर को ढूंढ रहे हैं। वह कहता है कि पिछले 50 सालों में जब से वह इस कैओटिक वर्ल्ड से दूर था तब से यह नया और बेहद ताकतवर सेक्ट पूरी जगह पर छा गया है। जवान डिसाइपल सेक्ट मास्टर की अपार ताकत को लेकर चिंता जताता है और पूछता है कि कहीं वे किसी जाल में तो नहीं जा रहे। मास्टर अपनी ऊंची कल्टीवेशन पर भरोसा जताते हुए उसे तसल्ली देता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बिजली चमकने लगती है। मास्टर रुककर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रिब्यूलेशन क्लाउड बन रहा होता है। मास्टर समझ जाता है कि यह आम ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि मशहूर 99 हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। वह कहता है कि सेक्ट मास्टर इससे बचने की कोशिश में ज़रूर कमज़ोर या बुरी तरह घायल हो जाएगा। मास्टर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि अब उनके पास सही मौका है क्योंकि सेक्ट मास्टर इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा और इसी वक्त उस पर हमला किया जा सकता है। उसी दौरान आसमान में बिजली गरजने और चमकने लगती है। हाँ, मैंने ही प्लान किया था ना। आयशा, Are you listen guys- ना।